जय हिंद। यूएसबी ऑफिशियल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का जो लाइट चैप्टर उसको पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का जो है उसमें हम पहुंचे हुए हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा और उसके गुणधर्म के बारे में पढ़ा, प्रतिबिंब, किरण और दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, और जो इसके पहले वीडियो आई थी उसमें हमने पढ़ा था अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। उसमें हमने 6 तरीके पढ़े थे, 6 तरीके से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। और अब हम उत्तल दर्पण में देखते हैं तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, अगर वस्तु को हम अनंत पर रखें तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। आपने नियम भी पढ़ा होगा कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें यदि मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं तो वो कहाँ पर वो बेंड होती हैं, कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं? मुख्य फोकस पर। तो अवतल दर्पण पर यहाँ पर तो ऐसे अभिसरित हो जाएंगे, लेकिन अगर हम आभासी रूप से देखें तो वो F पर, मुख्य फोकस पर मिल रही है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ मिल जाएगा? मुख्य फोकस पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? फोकस पर और दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे होने की वजह से हम इसको पर्दे पर अध्यारोपित नहीं कर सकते, और यदि हम पर्दे पर अध्यारोपित नहीं कर सकते तो वह हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगा, लेकिन वह सीधा होगा। आकार में वह बहुत छोटा होगा। आगे हमने बात कर लिया कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखें तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा। अब दूसरी स्थिति को देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अब हम दूसरी स्थिति के बारे में देखते हैं। तो हमारी दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होती है। आपको बता दें कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें सिर्फ 2 ही स्थितियां बनती हैं। पहला, यदि हम वस्तु को कहां पर रखें? अनंत पर रखें। और दूसरा क्या होता है? अनंत और ध्रुव के बीच रखें तो उसकी स्थिति क्या होगी? तो हमारी दूसरी स्थिति क्या है कि यदि हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? आभासी और सीधा होगी। क्यों? क्योंकि यह दर्पण के पीछे बन रहा है। और आकार में कैसा होगा? छोटा होगा। और प्रतिबिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच तो हमने देखी। अब इसका आरेख देखें कैसे बना। पहले हमने मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को डाला, वो अभिसरित हो गई। फिर आभासी रूप से उसको हमने कहाँ से मिलाया? मुख्य फोकस से मिलाया। फिर एक ऐसी किरण को लिया जो आभासी रूप से कहाँ पर जाती हुई प्रतीत हो रही है? वक्रता केंद्र पर। तो वह उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। तो फिर आभासी रूप से जो वहाँ पर ये मुख्य फोकस वाली किरण और वक्रता केंद्र वाली किरण जहाँ पर काट रही है, वहाँ पर हमारा कौन सा प्रतिबिंब बन जाएगा? जो कौन सा है? A' और B'। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। ये जो दर्पण होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। कोई भी वस्तु हमारे लिए उपयोगी ही सिद्ध होती है जो प्रकृति द्वारा बनाई गई है, या कृत्रिम रूप से उसे इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम अपने चीज़ों को, अपनी डेली लाइफ को आसान कर सकें। तो अवतल दर्पण का उपयोग किस लिए किया जाता है? चेहरा देखने के लिए। और शेविंग कराने जाते होंगे आप लोग, अभी तो नहीं जाते होंगे, लेकिन अगर बाल कटाने जाते होंगे तो नाई की जो दुकान होती होगी वहां पर इस अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और डॉक्टर द्वारा जो आँख, नाक, कान आदि के डॉक्टर होते हैं वो भी इस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बारीक चीजों को दिखा देता है, टॉर्च हेडलाइट के रूप में। अच्छा, ये डॉक्टर इसलिए भी करते हैं क्योंकि देखो ये आगे दिखाता है प्रतिबिंब, जिससे उनको अंदर की चीजें बाहर दिखाई दे जाती हैं। और टॉर्च और हेडलाइट में, और टॉर्च में क्यों इसका उपयोग किया जाता है? ताकि प्रकाश का एक लंबा पुंज, एक प्रभावशाली पुंज प्राप्त किया जा सके, एक किरण प्राप्त किया जा सके।
अच्छा पुंज मैंने उपयोग किया, तो पुंज का क्या मतलब होता है? किरणों के समूह को हम पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। हेडलाइट में भी उसका उपयोग किया जाता है। हेडलाइट में इसलिए उपयोग किया जाता है ताकि हमें दूर तक की वस्तुएं दिखाई दें। सौर भट्टियों में इसका उपयोग किरणों को, सूर्य की किरणों को अभिसरित करने के लिए किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में, तो पीछे के दृश्य को देखने के लिए, पीछे का दृश्य का मतलब जब हम बाइक या कोई भी 4 व्हीलर चलाते हैं तो हमें बगल के जो शीशे होते हैं उससे हम बराबर पीछे के वस्तु को देखा करते हैं। उसके लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बड़ी से बड़ी वस्तु को छोटे में करके दिखा देती है और इसका जो दृश्य रेंज होता है, जो देखने का फैलाव होता है, वो ज्यादा होता है अवतल दर्पण की अपेक्षा। लैंपों में भी इसका उपयोग क्यों किया जाता है? आप अक्सर जो सड़क किनारे लैंप या फिर खंभे में बल्ब लगे हुए देखते होंगे, तो वहां पर इसका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि दूर तक प्रकाश को फैलाया जा सके। क्योंकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए अब हम पढ़ लेते हैं दर्पण सूत्र, या इसको बोलते हैं दर्पण दूरी सूत्र, या इसको और क्या बोलते हैं? दर्पण दूरी सूत्र। तो वैसे तो 10th में इसका डेरिवेशन नहीं है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका डेरिवेशन अलग से वीडियो में बना दूंगा। यहाँ पर देखिए दर्पण दूरी सूत्र में है 1/f। पहले यहाँ पर जान लो f क्या है। f है मुख्य फोकस, और u हमारा क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी, और v हमारा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर है f क्या है? मुख्य फोकस की दूरी, और u है दर्पण से वस्तु की दूरी, और v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो इन तीनों में क्या संबंध है? 1/f = 1/u + 1/v। इस पर सवाल भी अभी हम आगे देखेंगे। इसके बाद जान लेते हैं आवर्धन क्या होता है। आवर्धन किसी भी दर्पण की वह क्षमता होती है जिससे वह किसी किरण पुंज को कितना अभिसरित और कितना अपसरित कर लेता है, या दूसरे शब्दों में वह किसी प्रतिबिंब को कितना छोटा, किसी वस्तु के प्रतिबिंब को कितना छोटा बड़ा करके दिखा सकता है, वैसे ही उसका आवर्धन होता है। तो m से आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं? m से। और इसका फार्मूला क्या होता है? वस्तु की h' क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, या बोल सकते हो लंबाई, और h क्या है? बिंब की, यानी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई। ठीक, तो इन दोनों का, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई का और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है वह दर्पण का आवर्धन होता है। इसको और किससे दिखाते हैं? -v/u, यानी v हमने बताया कि क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है? दर्पण से दूरी। ठीक है, तो यही बोलते हैं आवर्धन। अब सवाल इस पर देखते हैं। चलिए, हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। इस क्वेश्चन क्या कहता है? किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, इससे वस्तु की दूरी 5 मीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है। हमने यहाँ इस क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन किया है कि दर्पण कौन सा है, तो इसी क्वेश्चन से हम दोनों दर्पण पर अप्लाई करके देखेंगे। तो पहला हम अवतल दर्पण के लिए लेते हैं। अवतल दर्पण के लिए अगर हम देखें तो इसकी फोकस कितनी हो जाएगी? फोकस जो है, फोकस क्या होता है? 2r
फोकस कितना होता है 2r। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है 3 मीटर। तो इसका फोकस कितना हो जाएगा, ये r/2 होता है, r/2। तो फोकस कितना हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 हो जाएगा। अब इससे वस्तु की दूरी 5 मीटर है, तो u की वैल्यू दी गई है 5 मीटर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। कैसे होती है ये जान लीजिए। जैसे आपने मैथ में ये पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति, तो इधर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है प्लस प्लस होता है, इधर का जो होता है माइनस प्लस होता है, और इधर का होता है माइनस माइनस, और इधर का होता है प्लस माइनस। तो अगर हम देखें तो अवतल दर्पण की फोकस कहाँ होती है, इस साइड होती है, और वक्रता केंद्र भी इधर ही होता है। तो इधर तो ऋणात्मक है, x की वैल्यू इधर कितना होता है ऋणात्मक होता है, तो f की वैल्यू भी यहाँ पर क्या होगा ऋणात्मक होगा। और u भी हम जनरली क्या हमेशा प्रतिबिंब को कहाँ रखते हैं, प्रतिबिंब को हमेशा हम बाएं तरफ रखते हैं। तो बाएं तरफ रखते हैं तो इसका जो u होगा वो भी क्या होगा ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाते हैं। तो दर्पण दूरी सूत्र में फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध क्या होता है, वो होता है 1/f = 1/u + 1/v। ठीक, अब f की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमारा f की वैल्यू कितना है 1/- में 1.5 = 1/u। तो u की वैल्यू कितनी है 1 - 5। ठीक, और v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इसे v को एज इट इज लिख देंगे। अब पश्चांतर करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, v बराबर मिल जाएगा -1/1.5 + 1/5। ठीक, अब हम क्या कर लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम लेके कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, 15×5 = 75। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.5 और 7.5। तो v बराबर कितना हो जाएगा 7.5/3.5। तो हमारा v यहाँ से आ जाएगा 75/35। तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, देखिए 5 से अगर हम देखें तो 5 1 5 और यहाँ पर 15 बार जाएगा और यहाँ पर 7 बार जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.2 समथिंग, इसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, 1.2 मीटर पर हमारा प्रतिबिंब होगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति अवतल दर्पण में कैसी होगी, और यहाँ पर देखो ये कैसा आएगा, ये निगेटिव का आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो बड़े में से घट रहा है, तो ये निगेटिव का आएगा। निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है और दर्पण के आगे बना है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम प्रतिबिंब के आकार के बारे में। तो आवर्धन से हमें, आवर्धन के फार्मूले से हमें मालूम होता है कि h' / h = -v/u। तो माइनस v जो है हमारा क्या है, हमें ज्ञात है। तो h माइनस यहाँ पर -1.2 और -5, ये कैंसिल आउट हो गया, और हमारा यहाँ पर आ गया -5 और तो हमारा h' = -1.2 h/5 आ गया। तो यहाँ पर देखिए h की वैल्यू कहीं नहीं दी गई है, तो h की वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन में भी दिया रहा होगा, मैंने उतार नहीं शायद। तो अगर h की वैल्यू हम 2 कंसीडर करें, यानी h यानी वस्तु की जो लंबाई है वो 2 कंसीडर करें, तो हमारा h' कितना आ जाएगा -1.2 × 2/5
तो एच डैश इज इक्वल टू -22.4 अपॉन 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5.8, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 0.58 इसकी वैल्यू आ जाएगी, एच डैश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तब यहां से हमें पता, ये जो माइनस साइन शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। यहाँ पर देखिए वस्तु की लंबाई हमने 2 ली थी और यहाँ पर कितना आ रहा है, 0.58 आ रहा है। चलिए, अभी आपने एक न्यूमेरिकल देखा, ये एक ही न्यूमेरिकल पर आपका ये समाप्त नहीं हो जाता है। जब ये चैप्टर समाप्त होगा तो मैं ढेर सारा आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेकिन इसके बाद हम पढ़ लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो डिफिनीशन है वो क्या है, जब कोई भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला कोई भी प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। तो इसी परिघटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब वो किस प्रकार से विचलित होता है, ये दोनों हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये 2 स्थितियां बनती है, यदि जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, प्रकाश यदि क्या कर रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, यदि आप भीड़ भाड़ इलाके से जो विरल इलाका है वहां पर जाएंगे तो आप आराम से चल फिर सकेंगे, दौड़ सकेंगे, और वहीं भीड़ के इलाके में आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो है आपतित किरण का भी चलना वहां पर मुश्किल हो रहा था, जो कि विरल माध्यम में आकर वह स्वतंत्र हुई और वह अभिलंब से दूर हट गई। तो यहाँ पर जो स्रोत से किरण आ रही उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और जो अपवर्तित हो रही है वो बोलेंगे अपवर्तित किरण। और यहाँ पर हमारा 2 माध्यम है, एक सघन माध्यम और दूसरा है विरल माध्यम। और ये जो पृष्ठ है जो सघन माध्यम और विरल माध्यम को अलग कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तक पृष्ठ। और जहां पर अभिलंब और आपतित किरण और अपवर्तित किरण मिल रहे हैं उसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। और दूसरे ये फिगर में देखिए, इसमें क्या है, पहला क्या है, विरल माध्यम और दूसरा क्या है, सघन माध्यम। जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, हमने पहले स्थिति में देखा। दूसरी स्थिति में क्या है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अब आप दौड़ रहे हैं विरल माध्यम में, हाथ इधर उधर करके दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, और जब आप सघन माध्यम यानी भीड़ भाड़ इलाके में आएंगे तो आप कम जगह में से निकलना चाहेंगे, तो आपका हाथ जो इधर उधर जा रहा था, आप मदमस्त होकर चल रहे थे, अब आप आराम से चलेंगे। तो इसी प्रकार से किरण को भी समझ लेंगे, क्या है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अपवर्तन के नियम होते हैं, उसको जान लेते हैं। अपवर्तन का नियम क्या है कि ये एंगल कुछ अभिलंब से एंगल बना रहा है जिसको बोलते हैं आई, और यहाँ से भी कोई एंगल बना रहा है जिसको बोलेंगे आर। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के जैसे परावर्तन के 2 नियम थे, वैसे अपवर्तन का भी कितना नियम होता है, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये एक एंगल अभिलंब से क्या बना रहा है, आई, और दूसरा क्या बना रहा है, आर। तो पहला इसका नियम क्या होता है, जो आपतित किरण होती है, बिल्कुल सेम जैसे आप परावर्तन का नियम पढ़े थे वैसे ही पहला नियम अपवर्तन का भी है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं या तीनों एक ही अपवर्तक पृष्ठ पर होते हैं। फिर से सुनिएगा, क्या है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही अपवर्तक तल पर होते हैं।
दूसरा नियम क्या बताया हमने, दूसरा नियम सुनते हैं। तो ये देखिए एक एंगल यहाँ पर आई हो गया और दूसरा एंगल आर हो गया, ठीक है। तो दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि एंगल आई और अपान एंगल आर इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या है, एंगल आर आप ये कहलाएगा आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात ज्या के बराबर होता है या साइन के बराबर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। यही है हमारा स्नेल भैया का नियम। क्या है, एंगल आई अपान एंगल आर इज इक्वल टू साइन। और ये जो स्नेल का नियम है ये कहाँ तक सही होता है, जब जीरो जो आई की वैल्यू है यानी ये वाला जो एंगल है अगर 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा तो ये जो नियम है वो कार्य करता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है कि एंगल आई और एंगल आर का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो किसी स्थिरांक या ज्या के बराबर होता है, साइन के बराबर होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।